The topic is revenue management. Revenue management, that means in all the 4 P's of the marketing, or 4 elements of the marketing, the pricing is only the factor in which we generate the revenue. ठीक है, इसी के थ्रू हम सिर्फ एक रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं. दैट गिव्स यू द revenue, that gives you the profit. So we have to keep the pricing in such a way that should be understandable or should be adopted by our customers also. Next is effective pricing is central to financial success. Effective pricing ही एक central key है for the financial success. Without pricing we cannot be succeed. So what are the objectives of pricing of services? First is revenue and profit objectives. So revenue and profit objectives are seek profit or cover the cost. अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट भी ले रहे हैं और हमारी कॉस्ट भी कवर कर रहे हैं. Next, patronage and user based objective. Patronage, that means we have to convert the customers into a loyal customers. एक long term relationships हमें maintain करनी है उनके साथ. And user based objectives. So first for that we have to build the demand. हमें demand build करनी है. So demand कैसे build करेंगे? First of all, demand maximization और the full capacity utilization. We have to maximize our demand. अब maximize कैसे करते हैं हम लोग demand को? Either हम discounts दे रहे हैं, कुछ offers दे रहे हैं, extra services दे रहे हैं, कुछ differentiate कर रहे हैं खुद को, या फिर early bird discount दे रहे हैं, otherwise weekly or day wise discounts दे रहे हैं. So this is what is demand maximization. We have to generate the demand and that should be maximum. Next is full capacity utilization. That means we whatever the capacity we have to fully utilize it. For an example, आपको मैंने पहले भी दिया था, like थिएटर में मेरे पास 60 की सीट्स है, तो मुझे उन सीट्स को फुल, जो कैपेसिटी उस थिएटर की वो 60 सीट्स की है, तो उस थिएटर को मुझे फुल यूटिलाइज करना है, तो इसके लिए मुझे डिमांड को बिल्ड करना होगा. नेक्स्ट इज बिल्ड अ यूजर बेस. यूजर बेस, अब मुझे हमारे जो यूजर्स हैं उनको ही बढ़ाना है, तो क्या करूंगी, what will be the tricks? First, stimulate the trial and adoption of new services. हम या तो ट्रायल और एडॉप्शन मेथड यूज मिलेंगे. कुछ ट्रायल देंगे सर्विसेज में, कुछ एडॉप्शन उन लोगों से करवाएंगे कि लाइक वट एवर सर्विसेज वी आर ऑफरिंग टू यू, दैट शुड बी फ्री ऑफ कॉस्ट, दैट शुड बी ओनली फॉर द ट्रायल बेसिस. सो दिस इज व्हाट इज द बिल्ड अ यूजर बेस, बिल्ड मार्केट शेयर और द लार्जर यूजर बेस. अब हमें क्या करना है, हमारा मार्केट शेयर भी बढ़ाना है. मार्केट शेयर कैसे बढ़ेगा? जो हमारा यूजर बेस लार्ज होगा. Now pricing strategy as represented by the pricing tripod. अब pricing strategies जो होती हैं वो 3 है, जिसे हम tripod बोलते हैं. Cost based pricing strategy, competition pricing strategy, value to customers. So cost based, that includes the 3 points: set prices relative to financial cost. अब हमें क्या करना है, जो हमारी प्राइसेस हैं कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग में, सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो हमारी फाइनेंशियल कॉस्ट आ रही है, लाइक जो फिक्स्ड कॉस्ट है या वेरिएबल कॉस्ट है, उसके अकॉर्डिंगली हमें अपने प्राइसेस सेट करनी है. एक्टिविटी बेस्ड प्राइसिंग, दैट मीन्स कुछ कुछ एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग. सपोज एक अगर हम कॉलेज की बात करते हैं, तो लाइक कॉलेज की जो बिल्डिंग है दैट इज द फिक्स्ड कॉस्ट, उसकी एक फिक्स्ड कॉस्ट जा रही है, ठीक है. इसके अलावा जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, आप लोगों से जो ट्यूशन फी चार्ज करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस करते हैं, दैट इज व्हाट द एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग. की एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग हम लोग चार्ज कर रहे हैं, अपनी कॉस्टिंग बना रहे हैं, क्या क्या एक्टिविटीज हम दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली हमारी कॉस्टिंग हो रही है. नेक्स्ट, प्राइसिंग इम्प्लीकेशंस ऑफ द कॉस्ट एनालिसिस. कॉस्ट एनालिसिस, दैट मीन्स हम कॉस्ट एनालिसिस में करते हैं बेनिफिट एनालिसिस, यूटिलिटी एनालिसिस. तो इन सबका प्राइसिंग का इन सब पे क्या इम्पैक्ट होता है? वी हैव टू कैलकुलेट ऑल दीज 3 पॉइंट्स इन द कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग. नेक्स्ट इज वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग. Value based pricing, that means the price related to the value that is perceived by our customer. हमें एक प्राइस को वो भी देखना है कि हमारे कस्टमर इस चीज से कैसे वैल्यू ले रहे हैं, किस तरह से परसीव कर रहे हैं, लाइक वो वैल्यू फॉर मनी ले रहे हैं या फिर they thought that it is too expensive for us. So for that purpose we have to relate it. Next point is
competition based pricing. Competition based pricing includes monitor the competitors pricing strategies. हमें क्या करना है, competitors की pricing की strategy को भी monitor करना है, dependent on the price leader, and that should be depend upon the price leader. जो भी competitor जो अपने services में price leader है, हमें उसको monitor करना है, so that we have to set up our cost accordingly. Next is revenue management, what it is and how it works. So for these there are few questions. First is how much to charge. सबसे पहले हम pricing issues में हम ये देखेंगे कि हमें कितना charge करना है, क्या क्या basis होने चाहिए prices के, who should collect the payment, इस payment को कौन collect कर रहा है, where should payment be made, when should payment be made, how should payment be made, and how to communicate the prices. So main agenda is what? How to communicate the prices. हमें कैसे communicate करनी है prices हमारे customers को, so that they cannot fear it and they can try the services. देखा आप लोगों ने देखा, जब भी कोई इनोवेटिव या फिर कोई न्यू सर्विसेज आती है मार्केट में, तो वो एक प्राइस बकेट में आती है. मोस्टली प्राइस बकेट इज व्हाट, कि हमने डिफरेंट हमारी जो सर्विसेज है उसका एक बकेट बना दिया है. फॉर एन एग्जांपल आपको बहुत इजीली समझ में आएगा, लाइक KFC का आता है, KFC का बकेट आती है, लाइक उसके अंदर डिफरेंट इन लोगों ने अपने जो भी आइटम्स है वो कर देते हैं और उसकी प्राइस बकेट बना देते हैं, लाइक 499, 399 ये प्राइस बकेट है. तो सिमिलरली सर्विसेज के केस में भी हम प्राइस बकेट बनाते हैं. तो हमें ये देखना है कि हमें कम्युनिकेट कैसे करना है, कैसे पेमेंट करनी है, कब पेमेंट करनी है, किसको करनी है, क्या बेसिस होंगी प्राइसेस के, हम कितना चार्ज करें, दैट शुड बी कीप इनटू आवर माइंड. दिस प्राइसिंग इश्यूज हैं. नेक्स्ट, मैक्सिमाइजिंग रेवेन्यू फ्रॉम अवेलेबल कैपेसिटी at a given time. अब हमें अपनी रेवेन्यू को इंक्रीज करना है when we are having the constant of the capacity. So for that, high fixed cost structure. सबसे पहले हमें देखना है हमारी फिक्स्ड कॉस्ट स्ट्रक्चर कितनी है. लाइक जो मेरा लोकेशन जा रहा है वो फिक्स्ड कॉस्ट है, मेरे जो मशीन्स है, इक्विपमेंट्स है, उनकी फिक्स्ड कॉस्ट है. So that is the fixed cost. Relatively fixed cost capacity, that means sometimes capacity is the constraint that can be used as an inventory, as a buffer to deal with the fluctuations in demand. ठीक है, हम लोगों ने क्या किया है कि हमारे जो इन्वेंट्री है उससे थोड़ा सा स्टोर करके रख लिया, फॉर बफर हम लोगों ने उसको करके रख लिया. वाई इज दैट सो? अगर डिमांड फ्लक्चुएट होती है तो हम उस चीज को यूज कर सकें. दैट इज रिलेटिवली फिक्स्ड कैपेसिटी. नेक्स्ट, पेरिशेबल इन्वेंट्री. हम लोग इन्वेंट्री को लेते हैं एज अ फिजिकल. वी थिंक दैट इन्वेंट्री एज अ फिजिकल, बट इन्वेंट्री ऑफ द कैपेसिटी कंस्ट्रेंट समटाइम्स थॉट ऑफ एज अ टाइम ऑल्सो. ठीक है, हम पेरिशेबल, क्योंकि अगर हमने सर्विसेज, एज वी नो दैट सर्विसेज आर पेरिशेबल इन नेचर, अगर हमने उसे टाइमली नहीं दिया तो वो चीज पेरिशेबल हो जाती है. दैट मीन्स वी कैन नॉट स्टोर इट फॉर द लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड. सो हमें इन चीजों को इंक्रीज इफेक्टिवली यूज करना है. वेरिएबल एंड अनसर्टेन डिमांड. Sometimes in some cases the demand is also variable and uncertain. Suppose if we are taking an example of the hospital industry, तो हॉस्पिटल्स में जो भी डिमांड आती है, जो पेशेंट्स आते हैं वो वेरिएबल होते हैं. हमें नहीं पता कि आज कितने पेशेंट्स आएंगे, परसों कितने आएंगे. दैट शुड बी अनप्रेडिक्टेबल, वेरी करते हैं. और अनसर्टेन, हमें नहीं पता कि लाइक आज कितने हैं, कल कितने हैं. दैट इज अनसर्टेन डिमांड. लाइक अभी जो कोविड-19 चल रहा है तो कितने पेशेंट्स कोविड-19 के आज आ रहे हैं, कितने पेशेंट्स कल आएंगे. दैट इज द अनसर्टेन डिमांड. नेक्स्ट, वेरिंग कस्टमर प्राइस सेंसिटिविटी. हमारे जो कस्टमर्स हैं उनकी प्राइस सेंसिटिविटी भी वेरी करती है, डिपेंड्स अपॉन द कस्टमर नीड्स. कस्टमर्स के अकॉर्डिंग उनकी प्राइस सेंसिटिविटी भी वेरी करती है. नेक्स्ट, रेवेन्यू मैनेजमेंट इज प्राइस कस्टमाइजेशन. हमने यहाँ पे क्या कर दिया, रेवेन्यू मैनेजमेंट में प्राइस को कस्टमाइज कर दिया है. अगर हमारी कैपेसिटी जो है, अगर उसी में हमें रेवेन्यू बढ़ाना है तो हमने हमारी रेवेन्यू को हम कस्टमाइजेशन कर रहे हैं. लाइक चार्ज डिफरेंट रेवेन्यू सेगमेंट्स, डिफरेंट प्राइसेस फॉर सेम प्रोडक्ट बेस्ड ऑन प्राइस सेंसिटिविटी. दैट मीन्स कि हमने क्या किया कि सेम हम लोग सर्विसेज दे रहे हैं, सेम प्रोडक्ट्स हैं, बट हमने डिफरेंट सेगमेंट्स के लिए डिफरेंट प्राइसेस चार्ज किए.
फॉर एन एग्जाम्पल लाइक हम रेलवेज का एग्जाम्पल लेते हैं या एयरलाइंस का एग्जाम्पल देते हैं, दे आर ऑल्सो सर्विस इंडस्ट्रीज। तो इसमें हम देखते हैं कि अलग अलग कस्टमर्स के लिए अलग अलग सर्विस चार्जेस है। ऑल्दो द डेस्टिनेशन विल रिमेन सेम, आपकी डेस्टिनेशन सेम है, ठीक है, स्पीड विल रिमेन द सेम, किसी स्पीड से पहुंचना टाइम विल रिमेन द सेम, बट on the basis of the services we differentiate the prices। like हम लोगों ने थर्ड एसी, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी, स्लीपर क्लास, इसमें हमने डिफरेंशिएट कर दी है प्राइसेस, प्राइस को कस्टमाइजेशन कर दिया है। सिमिलरली फॉर दी एयरलाइंस ऑल्सो कि हम लोगों ने इकोनॉमिक क्लास और बिजनेस क्लास के लिए डिफरेंशिएट कर दिया है। नेक्स्ट, revenue management uses mathematical models to examine historical data and real time information to determine। अब जो हमें रेवेन्यू मैनेजमेंट देखना है तो हम इसके लिए एक मैथमेटिकल मॉडल यूज में लेते हैं जो कि हम हिस्टोरिकल डेटा से निकालते हैं कि लाइक पास्ट में क्या था, पास्ट में कितनी चीजें आई थी, उसके अकॉर्डिंगली हम मैथमेटिकल मॉडल कैलकुलेट करते हैं। फिर हम बनाते हैं व्हाट प्राइसेस टू चार्ज विद इन ईच प्राइस बकेट, कि हम ईच प्राइस बकेट में कितना कितना चार्ज करें। लाइक कि आप लोगों को सर्विस बकेट्स में काफी चीजें दे दी, लाइक रेलवेज की ही बात करें या एयरलाइंस की भी बात करें तो आपको एक सर्विस बकेट बना दिया कि लाइक अगर आप ये चीजें यूज में ले रहे हैं तो योर प्राइस मस्ट बी दिस, अगर आप इंडिविजुअल लेते हैं तो योर प्राइस मस्ट बी हायर देन दिस, लाइक फॉर 40 रुपीज और 50 रुपीज और फॉर 100 एंड समथिंग। तो ये हमने प्राइस बकेट्स बनाई है। हाउ मेनी सर्विसेज यूनिट टू एलोकेट ईच बकेट, हमने हर बकेट में कितनी सर्विस यूनिट्स इंक्लूड की है। अगर हम हॉस्पिटल इंडस्ट्री की बात करते हैं तो मेनली यहाँ पे प्राइस बकेट्स बनते हैं। आप लोग देखोगे जो लाल पैथ लैब्स हैं ये लोग अपने अपने टेस्ट के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्राइस बकेट्स बना लेते हैं, उसके अंदर इन लोगों ने कितनी कितनी सर्विसेज रखी हैं ये डिपेंड करता है उनके सर्विस यूनिट्स पर। नेक्स्ट, रेट फेंसेस डेटा customers willing to pay more from trading down to lower prices, that means minimize the consumer surplus। अब कभी कभी हमारे पास जो डिमांड होती है वो हमारे कैपेसिटी से भी ज्यादा आ जाती है, जबकि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि हमारे पास कैपेसिटी क्या है, एक अवेलेबल कैपेसिटी, जितनी कैपेसिटी है हमें उसी में ही मैक्सिमाइज करनी है अपनी रेवेन्यू। तो अब हम क्या करेंगे इस केसेस में, हम रेट फेंसेस डेटा कस्टमर विलिंग, अब हम इसके अंदर फेंसेस लगा रहे हैं, फेंसेस लगा रहे हैं, दैट मींस हर कस्टमर के लिए उसके पे के अकॉर्डिंग जो वो पे कर सकता है उसके अकॉर्डिंगली हमने फेंसेस लगा दिए हैं। सपोज अगर हम रेस्टोरेंट या होटल्स की बात करते हैं तो होटल्स में भी आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूम्स मिलेंगे, तो इसमें डिमांड की जो सरप्लस आ रही है उसको फेंसेस करने के लिए हमने डिफरेंट डिफरेंट जो रूम का साइज है, जो इंटीरियर है या जो फैसिलिटीज है उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया है, फेंसेस लगा दिए हैं। और डिपेंड करता है कस्टमर की विलिंगनेस पर कि वो कितना पे कर सकता है एंड अकॉर्डिंगली दे कैन अवेल दी सर्विसेज। सेम एज इन द केस ऑफ दी रेलवेज ऑल्सो कि हमने भी बोला था कि सेकंड एसी थर्ड एसी कर दिया, तो जो थर्ड सेकंड एसी जो हमने किया है ये हमने फेंसेस किया है, दैट इज डिपेंड्स अपॉन द कस्टमर्स विलिंगनेस टू पे। ठीक है, कि हमने कंज्यूमर सरप्लस को कम करने के लिए हमने ये फेंसेस लगा दिए हैं। फेंसेस तो हमें समझ में आते हैं, लाइक जो फेंसेस लग जाता है किसी चीज को रोकने के लिए, दैट मींस कि हमने यहाँ पर फेंसेस अप्लाई किए हैं टू कंट्रोल द डिमांड। नेक्स्ट, पेइंग फॉर द सर्विसेज, द कस्टमर्स पर्सपेक्टिव क्या है इसके लिए, कस्टमर्स एक्सपेंडिचर्स ऑन सर्विस कंप्राइज बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल आउटलेज। अब कस्टमर का एक्सपेंडिचर जो होता है किसी भी सर्विसेज को अवेल करने में वो फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों हो सकते हैं। तो फाइनेंशियल कॉस्ट क्या है, फर्स्ट द प्राइस ऑफ परचेजिंग द सर्विस, ठीक है, हमने जिस प्राइस में हमारी सर्विसेज को लिया है ये हमारी कॉस्ट है। सेकेंडली, एक्सपेंसेस एसोसिएटेड विद सर्च परचेज एक्टिविटी यूसेज, अब जो हम लोगों ने सर्च करने में या परचेज एक्टिविटी में या उसको यूज करने में जो एक्सपेंसेस किए हैं that also includes in the financial cost. Time expenditure, physical effort, psychological burdens, negative sensory burdens, like time expenditure, मैंने सर्विस को अवेल करने में मेरा कितना टाइम लगा है, that also matters for me. Physical effort कि like
उस चीज को अवेयर करने में मैं अपने होम से मैं पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइडर तक गई हूँ, तो मेरा कितना फिजिकल एफर्ट्स लगे हैं, कितनी मैं डिस्कम्फर्ट हुई हूँ, कितनी फटीग हुई हूँ। नेक्स्ट साइकोलॉजिकल बर्डन्स, लाइक उस चीज को देखने में मेरा साइकोलॉजिकल बर्डन भी है। बिफोर अवेलिंग दी एनी सर्विसेज हमारे एक मेंटल एफर्ट लगता है, हम पहले देखते हैं उस चीज को, सर्च करते हैं, नेगेटिव फीलिंग्स भी आती हैं कि लाइक इस चीज को हम अवेल करें या नहीं करें, कुछ होगा तो नहीं, आर द सर्विसेज विल बी गिविंग मी द वैल्यू फॉर मनी और नॉट। नेक्स्ट नेगेटिव सेंसरी बर्डन्स, कभी नेगेटिव बर्डन्स भी आते हैं, लाइक अगर आप लोग हॉस्पिटल्स में कोई आपकी सर्जरी है, तो सर्जरी से पहले हमें लगता है कि सर्जरी सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी, नहीं होगी का पहला थॉट आता है, दैट इज व्हाट द नेगेटिव सेंसरी बर्डन्स, ये हमारे ऊपर बर्डन्स होते हैं। तो दिस इज व्हाट द नॉन फाइनेंशियल आउटलेस, ये ऐसी चीजें जो कि फाइनेंशियल आउटलेस में नहीं है, बट ये कहीं ना कहीं मैटर करती है हमारे लिए। सो डिटरमाइनिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ अ सर्विस टू अ कस्टमर्स, क्या क्या है, सर्च कॉस्ट, परचेज एंड यूज कॉस्ट, आफ्टर कॉस्ट। हमारे पास 3 कॉस्ट्स हैं, सर्च कॉस्ट है, परचेज कॉस्ट एंड दी आफ्टर कॉस्ट। अगर अब हमने देखा कि हमारी जो सर्च कॉस्ट है वो उसमें 3 चीजें हैं, प्राइस, रिलेटेड मॉनेटरी कॉस्ट और टाइम कॉस्ट, ये 3 चीजें। तो प्राइसिंग क्या, सर्च कॉस्ट में कितनी मेरी प्राइस लगी है, लाइक कि जो भी मैंने जो चीज अब सर्च कॉस्ट में मैंने इंटरनेट यूज किया है या फोन्स के थ्रू मैंने अपॉइंटमेंट्स लिए हैं, ठीक है, तो ये मेरी एक प्राइसिंग है, टोटल प्राइसिंग। एंड उस सर्विसेज को अवेल करने में मैंने कितना उसको पे किया है, दैट इज द कॉस्ट, जो मेरी एक्चुअल में कॉस्ट लगी है। रिलेटेड मॉनेटरी कॉस्ट, रिलेटेड मॉनेटरी कॉस्ट, दैट मीन्स उस पर्टिकुलर सर्विस को अवेल करने में मेरी जो रिलेटेड मॉनेटरी कॉस्ट है, ऑपरेटिंग कॉस्ट जो आ रही है, वो भी मैटर करती है। लाइक मैं सर्विस प्रोवाइडर था, तो मैंने कैब बुक करी है, ठीक है, तो वो कैब का भी लाइक डॉक्टर की फीस 400 रुपीज है या 500 रुपीज है, और प्लस मेरे 200 रुपीज कैब चार्जिंग लगी है, जो 700 रुपीज, टोटल मेरे एक्सपेंडिचर 700 रुपीज का है। एंड प्लस मैंने वहां पे जाके अपनी टाइम कॉस्ट भी दी है, लाइक मैंने 1 आवर वहां पे वेटिंग लाइन, इट्स ऑल्सो मैटर्स फॉर मी, तो मैंने वेट किया है या मैंने सर्विसेज को अवेल किया है उस 1 घंटे में, तो दैट इज द कॉस्ट इनकर्ड इन अवेलिंग द सर्विसेज। तो इसके अंदर प्राइस, रिलेटेड मॉनेटरी कॉस्ट, टाइम कॉस्ट, और प्राइस, मॉनेटरी कॉस्ट और प्राइस और रिलेटेड मॉनेटरी कॉस्ट से हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट और इंसिडेंटल एक्सपेंसेस निकलते हैं। ऑपरेटिंग कॉस्ट तो वही कि लाइक जो भी उस चीज को ऑपरेट करने में जो मेरी कॉस्ट आई है, और इंसिडेंटल एक्सपेंसेस जो कि लाइक आपकी जो टाइम कॉस्ट हुई है, या फिर जो भी इंसिडेंटली लाइक मैं गई हूँ तो मुझे एक वाटर बॉटल भी परचेज करनी पड़ी, तो इंसिडेंटल एक्सपेंसेस हैं ये। नेक्स्ट परचेज एंड यूज कॉस्ट, अब उसको परचेज करने में, यूज करने में मेरी क्या कॉस्ट लगी है, मेरी फिजिकल कॉस्ट, मेरी साइकोलॉजिकल कॉस्ट, मेरी सेंसरी कॉस्ट, वही सेम कि वही फटीग, डिस्कम्फर्ट और सब सेंसरी कॉस्ट, लाइक की नेगेटिव फीलिंग्स मुझे आ रही है उस चीज को लेके। सो दिस इज ऑल्सो कंटेन्ड द कॉस्ट। नेक्स्ट इज आफ्टर कॉस्ट। आफ्टर कॉस्ट दैट कंटेन्स 2 पार्ट्स, नेसेसरी फॉलो अप और प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि जो हम ले रहे हैं फॉलो अप, वो फॉलो अप लेने में भी, एंड नेक्स्ट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करने में भी जो कॉस्ट लग रही है, या तो मैंने उनसे पूछा है कि ये लाइक मैं डॉक्टर से भी चेकअप ले रही हूँ, तो मैंने उनसे फॉलो अप लेती रही हूँ कि लाइक ये जो सिम्टम्स मुझे नजर आ रहे हैं ना, व्हाट टू डू, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में जो मेरी कॉस्ट लग रही है, दैट इज आफ्टर कॉस्ट। तो ये सारी चीजें, ये 3 पॉइंट्स हैं, सर्च कॉस्ट, परचेज एंड यूज कॉस्ट और आफ्टर कॉस्ट, ये हमारी टोटल कॉस्ट बनाता है सर्विसेज सेंटर में। नेक्स्ट, इंक्रीजिंग नेट वैल्यू बाय रिड्यूसिंग नॉन फाइनेंशियल कॉस्ट ऑफ सर्विस। अब हमने ये सब ऑब्जर्व किया, तो हमने देखा कि जो नॉन फाइनेंशियल कॉस्ट है उसे हमें रिड्यूस करना होगा। तो इसके लिए हमने क्या किया, रिड्यूस टाइम कॉस्ट ऑफ सर्विस एट ईच स्टेज। हमने हर स्टेज पे हमारा जो टाइम कॉस्ट है उसे रिड्यूस कर दिया, दैट मीन्स जो वेटिंग टाइम है वो हम रिड्यूस कर रहे हैं, सो दैट आवर कस्टमर्स वुड बी सेटिस्फाइड। फॉर दैट पर्पस हमने क्या किया, ऑनलाइन रिजर्वेशंस लेने स्टार्ट कर दिए, ठीक है, तो हमने उनका वेटिंग टाइम कम कर दिया, या फिर हमने
मोर सर्वर्स इंक्लूड कर दिए हैं. सर्वर्स कौन होते हैं? जो कि सर्विस प्रोवाइड कराते हैं. ठीक है, सो दैट द टाइम शुड बी मिनिमाइज. मिनिमाइज अनवांटेड साइकोलॉजिकल कॉस्ट ऑफ सर्विस. हमें जो भी साइकोलॉजिकल कॉस्ट लग रही है हमारे कस्टमर की, तो वो भी हमें मिनिमाइज करनी है. ठीक है, जो भी साइकोलॉजिकल कॉस्ट, जो भी वो सोच रहा है साइकोलॉजिकली वीक है या उसको लग रहा है कि मैं इस चीज को अवेल करूंगा तो मुझे कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, तो ये साइकोलॉजिकल कॉस्ट है, इसे हमें मिनिमाइज करना है. कैसे मिनिमाइज करेंगे हम ये चीज? उसकी प्रॉपर काउंसलिंग करके. ठीक है. नेक्स्ट, एलिमिनेट अनवांटेड फिजिकल कॉस्ट ऑफ सर्विस. ऐसी जो कॉस्ट है फिजिकल कॉस्ट ऑफ सर्विसेज की जो कि अनड्यू है, उसे भी हमें रिड्यूस करना है, इनफैक्ट एलिमिनेट ही करना है. डिक्रीज अनप्लीजेंट सेंसरी कॉस्ट ऑफ सर्विसेज. जो भी हमारे सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू जो अनप्लीजेंट चीजें होती हैं उसे भी हमें डिक्रीज करना है. डिक्रीज कैसे करेंगे? उनको शो करेंगे कि लाइक पास्ट में हम ये सर्विसेज देते थे और इसके रिजल्ट्स ये आए हैं, सो दैट दे कैन बी सेटिस्फाइड विद दिस सर्विसेज की ओके फाइन. अगर आपको कोई काउंसलिंग कर देता है, आपको एक रिजल्ट बता देता है प्रीवियसली, तो शायद आप कहीं ना कहीं थोड़े से सेटिस्फाइड हो, एक पॉजिटिव फीलिंग आती है. दैट इज डिक्रीजिंग द अनप्लीजेंट सेंसरी कॉस्ट ऑफ सर्विस. Next, service pricing strategies that enhance value by reducing uncertainty. अब हमें क्या करना है? अनसर्टेनिटी को सबसे पहले रिड्यूस करना है. फॉर दैट हम ये सोच रहे हैं कस्टमर्स की सेम सप्लायर से हम लोग वो पर्टिकुलर चीज लें. दे विल रिमेन विद द सेम सप्लायर, नॉट चेंज एट ऑल. एंड बेनिफिट ड्रिवन प्राइसिंग एंड फ्लैट रेट प्राइसिंग. बिकॉज हम ये सोचते हैं कि हम पर्टिकुलर, लाइक आप अगर हॉस्पिटल्स की बात करते हैं, जिस भी डॉक्टर्स चेकअप कराते आ रहे हैं, हमें वो कंफर्टेबल जोन में लगता है. लगता है कि ये डॉक्टर मुझे बहुत अच्छे से डायग्नोस कर सकता है एंड देयर डायग्नोस इज वेरी गुड. सो हम हमारा जो सप्लायर है, जो सर्विस सप्लायर है, वो हम सेम रखें, हम इसे चेंज ना करें. इससे अनसर्टेनिटी को हम रिड्यूस कर सकते हैं. रिलेशनशिप एनहेंसमेंट. हमें रिलेशनशिप्स बनानी है हमारे कस्टमर्स के साथ. वो कैसे? उनको डिस्काउंट्स देके, कुछ क्रिएटिव स्कीम्स देके कि लाइक वॉल्यूम डिस्काउंट्स दे दिया मैंने, या फिर प्राइसिंग व्हेन 2 और मोर इज बॉट टुगेदर. अगर 2 या उससे ज्यादा आ रहे हैं, एक साथ आ रहे हैं, तो हम लोगों ने उन लोगों को डिस्काउंट दे दिया. इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप्स ऑफ द सर्विसेज. नेक्स्ट, कॉस्ट लीडरशिप. हम कॉस्ट में भी लीडरशिप रह सकते हैं. लाइक लो प्राइस सर्विसेज अपील टू कस्टमर्स विद द बजट इश्यूज. हम अपनी प्राइसेस कम रख रहे हैं. क्यों? क्योंकि हम ये बता रहे हैं कि जो भी हमारे साथ बजट इश्यूज है उसके थ्रू हमारी जो सर्विसेज है वो बेटर हैं. Should convenience customers that low price not means the poor quality but good value. Like customers क्या सोचते हैं? अगर प्राइस कम है that means पुअर क्वालिटी है. बट स्पाइस जेट और जेट ग्लाइड, इन लोगों ने प्रूव कर दिया, ये लोग क्या करते हैं, इनकी प्राइसेस एज कंपेयर टू अदर एयरलाइंस इनकी प्राइसेस कम है, बट they are playing as a cost leader in that particular market. So that is what कि लो प्राइस पर भी हम लीडरशिप हो सकते हैं. Next, managing value perception. Value is subjective. Customers lack expertise to assess the quality and value they receive. Credence services for which difference to assess quality of service, consultants must communicate time, research, professional expertise and attention. So first of all, what is the credence services? Credence services, I have already told you that credence services वो होती है जो कि customers के लिए visible नहीं होती हैं, और इसी सर्विसेज को विजिबिलिटी में कन्वर्ट करने के लिए, सो दैट आवर कस्टमर वुड बी मोर सेटिस्फाइड, हम लोग कुछ कुछ स्ट्रैटेजीज प्ले करते हैं. लाइक रेस्टोरेंट्स में जो अब फूड प्रिपेयर होता है वो एक ट्रांसपेरेंसीज के साथ कस्टमर्स को दिखाते हैं कि लाइक हमारे जो शेफ है जो फूड प्रिपेयर कर रहे हैं वो प्रॉपर हर चीज को फॉलो कर रहे हैं. लाइक दे आर वियरिंग दी शेफ जो हेड होती है, ग्लव्स होते हैं, ये सब चीजें, या जो कैप होती है वो सब वियर कर रहे हैं. तो ये जो क्रीडेंस, हमने इन सर्विसेज को क्रीडेंस हमने बताया है, ट्रांसपेरेंसी रखी है सर्विसेज में. अदरवाइज हमारे सामने से फूड प्रिपेयर हो जाता था, उसकी प्रोसेसिंग क्या हो रही है हमें पता नहीं चलता था. तो हमने क्या किया है, जो परसेप्शन है कस्टमर्स का उसे मैनेज किया है थ्रू द क्रीडेंस सर्विसेज. नेक्स्ट,
Now, what is the revenue management exactly? What is the main objective of the revenue management? So revenue management is becoming an increasingly important technique in the service sector, particularly in activities involving perishable goods or services which cannot be stored. The integration of revenue management into businesses results in simultaneity in the production and consumption of services, and its aim is to sell each stock unit to right customer at the right moment and at the right price. मेन जो मोटिव है रेवेन्यू मैनेजमेंट का वो यही है कि हमें अपनी यूनिट्स को सोल्ड आउट करना हमारे कस्टमर्स को एट द राइट मोमेंट और एट द राइट प्राइस. So the history of the revenue management is originated in the airline industry, but has since proven successful in these industries also, like lodging services, car rental, cruise line, railroad और the touring. इन सब में हमारी जो revenue management है mainly airline industry से है, but यहाँ पर भी हम carefully successfully इसको run कर रहे हैं. Industries employing revenue management are the airlines, hotels, car rental, tour operators, cruise ship, ferries, etc., healthcare, amusement parks, golf courses, theaters, opera, energy companies, advertising, and the TV companies. So what is the revenue management? In other words, selling the right product. These are the keywords. Selling the right product to the right customer in the right place in the right time for the optimum price via best channel. So other applications of demand forecasting strategies. First, हम क्या करते हैं रेवेन्यू मैनेजमेंट के लिए? रूम रिजर्वेशन सिस्टम रखते हैं, MIS रखते हैं, रूम एंड पैकेज प्राइसिंग रखते हैं, रूम्स एंड रेवेन्यू मैनेजमेंट, जैसे हमारे पास रेवेन्यू जनरेट हो. सीजनल रेट डिटर्मिनेशन करते हैं, लाइक ऑफ सीजन, इन सीजन, प्री थिएटर डिनर स्पेशल्स. और रेवेन्यू जनरेट करने के लिए हम उन्हें प्री थिएटर डिनर स्पेशल, कोई डिनर भी देते हैं जो कि स्पेशल डिनर हो. दीज आर द ऑफर्स. स्पेशल, ग्रुप, टूर ऑपरेटर, ट्रेवल एजेंट रेट्स, इन सब की रेट्स में कोई स्पेशल हम लोग देते हैं जिससे कि हमारा रेवेन्यू जनरेट हो, या फिर कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे हम लोग देते हैं सो दैट द रेवेन्यू विल इंक्रीज. बेनिफिट्स ऑफ रेवेन्यू मैनेजमेंट. फर्स्ट, improve the forecasting. Revenue management के through हम forecasting improve कर सकते हैं. Improve the seasonal pricing and inventory decisions. Identification of new market segments. Identification of market segment demands. Enhanced coordination between the front office and sales division. Determination of discounting activity. Improved development of short-term and long-term business plan also. Establishment of value-based rate structure, increased business and profits, savings in labor cost and other operating expenses. Labor cost में savings कैसे हो रही है कि like आपको बताया था कि हमने पहले ही इन्वेंट्री सरप्लस कर लिया है. तो सर्विसेज के केस में इन्वेंट्री सरप्लस, दैट मीन्स कि जो टाइम है हम लोगों ने अर्ली बर्ड डिस्काउंट्स दिया, ठीक है, हम लोगों ने वीकली एक वन डेट डिसाइड करके हम लोगों ने डिस्काउंट लाइक बिग बाजार वेडनेसडे को देता है, ठीक है, तो हम लोग उससे डिमांड को अट्रैक्ट कर रहे हैं और हमारी सरप्लस को इंक्रीज कर रहे हैं और लेबर कॉस्ट को सेव कर रहे हैं. इनिशिएशन ऑफ कंसिस्टेंट गेस्ट कॉन्टैक्ट स्क्रिप्टिंग. गेस्ट कॉन्टैक्ट स्क्रिप्टिंग एक पॉइंट था इसके अंदर, लाइक थिएटर मेटाफोर. इसके अंदर हर एक का एक रोल होता है, सेलर का, कस्टमर्स का, एजेंट्स का. तो हमने सबकी एक स्क्रिप्ट तैयार कर ली है जिसके थ्रू हमने सबका रोल बता दिया है कि what role they are going to play in this service. तो उसी के अकॉर्डिंगली हमारे काम हो रहे हैं. तो इससे भी जब अकॉर्डिंगली काम होते हैं तो स्मूथनेस होती है, स्मूथनेस से हमारी रेवेन्यू जनरेट हो रही है. रेवेन्यू मैनेजमेंट मेथड्स, कैपेसिटी मैनेजमेंट, डिस्काउंट एलोकेशन और द ड्यूरेशन कंट्रोल. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द कैपेसिटी मैनेजमेंट, दैट मीन्स balances risk of overbooking against potential loss of revenue from reservation cancellation, early departures and no shows. अब हमने हमारे रिस्क को ओवरबुकिंग होने के अगेंस्ट में या फिर लॉस ऑफ रेवेन्यू के अगेंस्ट में हमने कर लिया है. लाइक कभी कभी रिजर्वेशन कैंसिल्स भी हो जाते हैं, कभी कभी कुछ जो हमारे कस्टमर्स है वो अर्ली डिपार्ट कर जाते हैं, कभी कभी नो शोज होता है. नो शोज दैट मीन्स थिएटर में कभी कभी हमारे पास जो है वो शोज ही नहीं होते. लाइक नंबर ऑफ कस्टमर्स जो है मेरे पास, व्यूवर्स जो है
वो है ही नहीं, तो मेरे पास शो क्या हो जाता है, वो नो शो हो जाता है, लाइक 2 या 3 ही है अगर व्यूवर्स, तो वो शो क्या हो जाएगा मेरा, नो शो। देन डिस्काउंट एलोकेशंस, कितने कितना डिस्काउंट हम दे रहे हैं, दैट रिस्ट्रिक्ट टाइम पीरियड एंड प्रोडक्ट मिक्स, दैट मींस द रूम्स अवेलेबल एट रिड्यूस्ड और द डिस्काउंटेड रेट्स। हमने टाइम को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है डिस्काउंट एलोकेशन में, लाइक आप जो ओयो देखेंगे, गो आईबीबो देखेंगे, इन लोगों में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे सेल चलती है, ये रिजर्वेशन की भी, एयरलाइंस रिजर्वेशन एज वेल एज जो हम ये होटल्स के जो रूम्स हम लोग जो रिजर्व करते हैं, इन सबके एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे, कि लाइक this offer till 12 o'clock, 12 at the night, today's 12 at the night. So this is what the discount allocation, the time restricts कर दिए हैं, room restrict कर दिए हैं। तो हमें कुछ इस तरह से अपनी रेवेन्यू को कंट्रोल करना होता है। ड्यूरेशन कंट्रोल places time constraints on accepting reservations in order to protect rooms for multi-day reservations, which represents higher levels of revenue. कभी कभी प्लेस को भी हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं ऑन एक्सेप्टिंग द रिजर्वेशंस इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट रूम्स फ्रॉम मल्टी डे रिजर्वेशंस। एक ही दिन में हमारे पास कितने सारे रिजर्वेशंस आ रहे हैं, उसके अगेंस्ट में भी हम लोग ड्यूरेशन कंट्रोल करते हैं, लाइक फॉर 1 वीक, फॉर 10 डेज के, लाइक आपको ये पर्टिकुलर अगर हॉलीडे रूम चाहिए आपको, या फिर आप लोगों को कोई रिजॉर्ट चाहिए, दैट इज हमने टाइम रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि दैट इज मिनिमम जो डेज होंगे उसकी बुकिंग के, दैट इज फॉर द 4 डेज और फॉर द 5 डेज। तो आपको 4 डेज और 5 डेज आपको वहां पे रहना ही है, तो ये ड्यूरेशन कंट्रोल किया है हमने। लोगों जितने भी एजेंट्स होते हैं वो यही रहते हैं 2 nights 3 days at this, दैट मीन्स उन्होंने ड्यूरेशन कंट्रोल कर ली है। Next, revenue management, flexibility of revenue management. Once hotel managers began using revenue management strategies, they recognized that room rates could accurately be adjusted based upon the demand of a specific market segment. अब हमें अगर strategies देखी तो हमें demand भी देखनी होगी। तो business travelers के लिए हमने ये देखी है कि वो लोग 7 days से prior अगर arrive करते हैं तो booking करा लेते हैं mostly। लेजर ट्रैवलर्स, जो कि ऐसे ट्रैवलर्स हैं जो कि ट्रैवल करते रहते हैं, दे बुकिंग 3 to 6 months इन एडवांस ऑफ द अराइवल। जो भी आप लोगों ने देखा होगा, जो भी टूरिस्ट होते हैं मेनली, उन लोग जो बुकिंग होती है वो 3 months प्रायर, 6 months प्रायर होती है। मेंबर्स ऑफ द होटल फ्रीक्वेंट गेस्ट रूम्स, जो भी हमारे मेंबर्स हैं होटल्स के, जो भी ऐसे जो हैं जिनके लिए गेस्ट जो फ्रीक्वेंटली विजिट करते हैं हमारे होटल्स में, उनके लिए हम लोग एक सेपरेट रूम ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखते हैं, बिकॉज दे आर द फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स फॉर अस। Travelers making reservations over the internet also, travelers making reservations on the hotel's website also, travelers requiring car renters, airline reservations and other components of a complete travel package। एक एग्जाम्पल था कि लाइक अगर हम होटल इंडस्ट्री की बात करते हैं तो पूरा पैकेज होता है, कार रेंटल, एयरलाइन रिजर्वेशंस एंड ऑल द कंपोनेंट दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट ट्रैवल पैकेज। Now revenue management, maximizing revenue from available capacity at a given time। अब हमें सेम कैपेसिटी को सबसे ज्यादा मैक्सिमम कब करना है, एक गिवन टाइम पीरियड, बेस्ड अपॉन द प्राइस कस्टमाइजेशन, कि हमने प्राइस को कस्टमाइज कर दिया है, जैसे कि पहले भी एक्सप्लेन किया था, डिफरेंट प्राइस चार्ज कर रहे हैं हम डिफरेंट सर्विसेज के लिए। इसके लिए हमने एग्जाम्पल भी लिया था रेलवेज का और एयरलाइंस का। Useful in dynamic markets where demand can be divided into different price buckets according to price sensitivity। अब price sensitivity इस वजह से हमने price buckets भी बना दी हैं कि like जो भी सर्विसेज हैं, जो मेडिकल सर्विसेज है, जो सलून सर्विसेज है, सलून में भी ऐसा होता है कि लोग हमें प्राइस बकेट्स देते हैं, तो प्राइस सेंसिटिव बायर्स के लिए हमने अपने अलग अलग एक बकेट्स बना दी हैं। Requires rate fences to prevent customers in one value segment from purchasing more cheaply than willing to पे। हमने रेट फेंसेस कर दिए हैं कि सेम रूम है, फैसिलिटीज के अकॉर्डिंग हमने फेंसेस कर दिए हैं कि लाइक ये सर्विसेज देंगे तो हम इतना चार्ज करेंगे। स्वीट रूम होता है आपका, प्रीमियम रूम होता है, तो इसके अकॉर्डिंगली हमने चार्जेस स्टार्ट कर दिए। सिमिलरली वी टॉकिंग अबाउट द मूवी थिएटर्स में भी हम लोगों ने रेट फेंसेस कर रखे हैं, लाइक गोल्ड, प्लैटिनम, इस तरह से हमने रेट फेंसेस कर दिए हैं। Revenue management uses mathematical models to examine all these things. Next, the strategic levers of revenue management। क्या क्या strategic levers हैं? तो हमने 2 dimensions लिए हैं, duration और price।
प्राइस में फिक्स्ड प्राइस और द वेरिएबल। सिमिलरली ड्यूरेशन में भी प्रिडिक्टेबल और अनप्रिडिक्टेबल दो कंपोनेंट्स हैं। तो इफ वी टॉकिंग अबाउट द प्रिडिक्टेबल एज वेल एज द फिक्स्ड, तो मूवीज में हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं डिमांड, बिकॉज यहाँ पर जो मेरी प्राइस है वो फिक्स्ड है। लाइक प्लैटिनम की मेरी प्राइस फिक्स्ड है, मेरी गोल्ड की जो प्राइस है वो फिक्स्ड है। गोल्ड कैटेगरी में कितने कस्टमर्स को हम लोग ले सकते हैं, ये प्राइस हमारी फिक्स्ड है, और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये डिमांड इतनी हो सकती है। इसमें लाइक 20 व्यूवर्स जो होंगे मेरे वो इसके लिए होंगे प्लैटिनम के लिए, 20 ही मेरे गोल्ड के लिए होंगे। दैट मीन्स प्रिडिक्टेबल है। स्टेडियम्स, एरेनास, फंक्शन स्पेस में सब प्रिडिक्टेबल डिमांड होती है हमारी, और फिक्स्ड प्राइस हम लोग चार्ज करते हैं। Next, if we're talking about the second quadrant, that is variable with the duration. अब यहाँ पे जो मेरी प्राइस है वो वेरी करती है, बट जो मेरी डिमांड है, जो प्रिडिक्टेबल ड्यूरेशन है वो सेम है। लाइक होटल रूम्स, एयरलाइन सीट्स, रेंटल कार्स, क्रूज लाइंस, इन सब में मेरी जो प्राइसेस हैं, आप लोग देखोगे एयरलाइंस में भी जो सीट्स के अकॉर्डिंगली उनकी प्राइस वेरी करती है, बट ड्यूरेशन प्रेडिक्टेबल है कि लाइक कितनी ड्यूरेशन होगी, कितने कितने टाइम में मेरी फ्लाइट जा रही है, कितने कितने टाइम में हम लोग उसको नेक्स्ट दे रहे हैं। ठीक है, तो सिमिलरली जो मेरी प्रिडिक्शन है ड्यूरेशन को लेके वो फिक्स्ड है इसमें। इफ वी टॉकिंग अबाउट द क्वाड्रेंट 3, तो प्राइस फिक्स्ड है बट ड्यूरेशन अनप्रिडिक्टेबल है। लाइक रेस्टोरेंट से भी जो आपको मेन्यू होता है उसकी प्राइसेस जो होती है वो फिक्स्ड होती हैं, बट ड्यूरेशन अनप्रिडिक्टेबल है। वी डोंट नो कि कितना टाइम लगेगा कस्टमर को पर्टिकुलर सर्विसेज अवेल करने में। ठीक है, वेयर इज इन द केस ऑफ द हॉस्पिटल्स और कंटिन्यूइंग केयर सर्विसेज, यहाँ पे प्राइसेस भी वेरिएबल है और ड्यूरेशन भी अनप्रिडिक्टेबल, बिकॉज हमें नहीं पता हॉस्पिटल्स में कितने पेशेंट्स आएंगे और उनको क्या डिजीज है, उसके अकॉर्डिंगली हमारी प्राइसेस वेरी करेंगी। नेक्स्ट, की कैटेगरीज ऑफ रेट फेंसेस। फर्स्ट अगर हम बात करते हैं तो फिजिकल फेंसेस की बात कर रहे हैं। फिजिकल फेंसेस में बेसिक प्रोडक्ट, एमिनिटीज, सर्विस लेवल। अब बेसिक प्रोडक्ट में क्लास ऑफ ट्रैवल कि हमारा कैसा क्लास है ट्रैवल का, साइज एंड फर्निशिंग ऑफ अ होटल रूम्स। लेकिन बेसिक प्रोडक्ट रिलेटेड जो कि फिजिकल फेंसेस देंगे, जो कि हमें दिखाई दे रही हैं। सीट लोकेशन इन अ थिएटर, कहाँ पर हमारी सीट हमें लोकेट की गई है। एमिनिटीज में फ्री ब्रेकफास्ट एट अ होटल, एयरपोर्ट पिकअप एटसेट्रा, ये सब एमिनिटीज हैं जो कि हम लोग फिजिकली प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट, फ्री गोल्फ कार्ट एट अ गोल्फ कोर्स। सर्विस लेवल की बात कर रहे हैं तो प्रायोरिटी वेट लिस्टिंग, हमें प्रायोरिटी दी जाती है वेट लिस्टिंग में। इंक्रीज इन बैगेज अलाउंसेस, डेडिकेटेड सर्विस हॉटलाइंस, डेडिकेटेड अकाउंट मैनेजमेंट टीम। नेक्स्ट, नॉन फिजिकल फेंसेस की बात कर रहे हैं। अभी हम लोग फिजिकल फेंसेस की बात कर रहे हैं जो कि प्रोडक्ट रिलेटेड थी। अब हम नॉन फिजिकल फेंसेस की बात कर रहे हैं जो कि ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है। दैट मींस टाइम ऑफ बुकिंग और द रिजर्वेशन, रिक्वायरमेंट्स फॉर द एडवांस परचेज, मस्ट पे फुल 2 weeks बिफोर डिपार्चर। ठीक है, इन लोगों ने बताया कि जब भी डिपार्चर आप हो रहे हो तो आपको 2 weeks बिफोर फुल फेयर जो है आपको पे करना ही है। नेक्स्ट, लोकेशन ऑफ बुकिंग और द रिजर्वेशन। पैसेंजर्स बुकिंग एयर टिकट्स फॉर एन आइडेंटिकल रूट इन डिफरेंट कंट्रीज आर चार्ज डिफरेंट प्राइसेस, सब में डिफरेंट प्राइसेस चार्ज की जाती है। फ्लेक्सिबिलिटी, ये नॉन फिजिकल फेंसेस हैं जो कि हमें, हम लोग इन सबको देख नहीं सकते हैं, बट वी हैव टू फेंस to the customer so that the demand, surplus demand should be controlled. Flexibility of ticket usage, fees, penalties for cancelling और changing a reservation. अब हमने ticket usage पे भी flexibility लगा रखी है, that is non financial fences. अगर हम cancel करा रहे तो आपका particular charge कटता है। Non refundable reservation fees also. अब next, ट्रांजैक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स में थी हमारी नॉन फिजिकल फेंसिंग। अब कंजम्पशन में टाइम और ड्यूरेशन ऑफ यूज, अर्ली बर्ड डिस्काउंट हम लोग देते हैं। मस्ट स्टे ओवर ऑन सैटरडे फॉर एयरलाइन होटल्स, मस्ट स्टे एटलीस्ट 5 days। ठीक है, हम लोगों ने कुछ चीज क्राइटेरिया बना दिया है कि आपको 5 days यहाँ पे रुकना ही है। लोकेशन ऑफ कंजम्पशन, प्राइस डिपेंडेंस ऑन द डिपार्चर लोकेशन, स्पेशली इन इंटरनेशनल ट्रेवल्स। Prices vary by location between cities, city centers versus edges of the cities. कहाँ पर आप ले रहे हो, लोकेशन के अकॉर्डिंग भी हमारा जो सर्विस जो चार्ज है वो वेरी करता है। बायर के कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंगली कितनी वॉल्यूम वो ले रहा है, कितनी फ्रीक्वेंसी से ले रहा है, तो हम उसे डिस्काउंट्स कितना दें, इस पर भी हमारा फेंसेस डिपेंड करता है।
ग्रुप मेंबरशिप हमने ले रखी है, सपोज सीनियर सिटीजन डिस्काउंट दे रहे हैं, स्टूडेंट डिस्काउंट दे रहे हैं, चाइल्ड डिस्काउंट दे रहे हैं, कस्टमर्स के साइज पर कि अगर ग्रुप में आ रहा है तो ग्रुप पे कितना डिस्काउंट हो रहा है, इंडिविजुअल कितना डिस्काउंट है. नाउ नेक्स्ट इज द यील्ड मैनेजमेंट. जो रेवेन्यू मैनेजमेंट है इसे हम यील्ड मैनेजमेंट भी कहते हैं, बिकॉज इन द रेवेन्यू मैनेजमेंट what we have studied that we have to provide the right services for the right customer at the right time or at the right place. That is the revenue management. So yield management इसका एक synonym है. It is the process of allocating right type of capacity to the right kind of customer at the right price so as to maximize revenue or yield. हमें रेवेन्यू या फिर यील्ड जिसे हम बोल रहे हैं उसे हमें इंक्रीज करना है. द गोल ऑफ यील्ड मैनेजमेंट इज टू प्रोड्यूस द बेस्ट पॉसिबल फाइनेंशियल रिटर्न फ्रॉम अ लिमिटेड अवेलेबल कैपेसिटी. हमें उसी कैपेसिटी में मैक्सिमम बेनिफिट चाहिए. Using yield management models, organizations find the best balance at a particular point in time among the prices charged, the segment sold to, and the capacity used. Mainly इसका जो रेशियो है वो हम देखेंगे actual revenue upon the potential revenue. जो yield निकालते हैं that should be calculated on the basis of the actual revenue and the potential revenue. So इधर एक हमने एग्जाम्पल लिया है कि सपोज एक होटल रूम में 200 रूम्स हैं, एक होटल्स में 200 रूम्स हैं और उसकी मैक्सिमम रूम रेट हमने रखी है 100 पर नाइट, $100 पर नाइट हमने रखी है. तो पोटेंशियल रेवेन्यू जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि 200 रूम्स है तो 100 के अकॉर्डिंगली अगर हमने देखा तो $20,000 हमें मिल जाने चाहिए. ऑल रूम्स सोल्ड एट डिस्काउंटेड रेट. अब हमने सोचा कि इन्हें डिस्काउंटेड रेट पे देते हैं. सपोज 100 की जगह हम $50 में दे रहे हैं पर नाइट. तो रेवेन्यू क्या निकला है, अगर 200 की जगह हम 50 में दे रहे हैं तो मेरा 50% निकल गया. ये किसका, पोटेंशियल रेवेन्यू का. दैट मींस 10,000 ही निकला था. फुल रेट चार्ज बट ओनली 80 रूम सोल्ड. अब हम फुल रेट चार्ज कर रहे हैं बट 200 में से सिर्फ 80 रूम्स ही मेरे सोल्ड हुए हैं. तो प्राइस क्या निकली है, रेवेन्यू 80 into 100 डिवाइडेड बाय पोटेंशियल. तो दैट मींस 8,000. दैट इज 40% ओनली, जो कि पोटेंशियल रेवेन्यू का सिर्फ 40% है. नेक्स्ट, फुल रेट चार्ज फॉर 80 रूम्स, डिस्काउंट फॉर रिमेनिंग 120 रूम्स. अब हमने 80 रूम्स का फुल चार्ज किया है और रिमेनिंग जो 120 रूम्स मेरे रह गए हैं उनको डिस्काउंटिंग में दिया है. तो देखिए क्या आ रहा है मेरा, 80 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 120 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइडेड बाय द पोटेंशियल रेवेन्यू. तो हमारे पास आया है $14,000. दैट मींस ऑलमोस्ट 70% ऑफ द पोटेंशियल रेवेन्यू. तो इससे बेटर ये है कि हम फुल चार्ज करें 80 रूम्स का और रिमेनिंग रूम्स को हम लोग डिस्काउंट प्राइसेस पे निकाल लें. तो यील्ड मैनेजमेंट में सिर्फ मैक्सिमम करनी है हमें रेवेन्यू. तो चैलेंजेस एंड रिस्क इन यूजिंग यील्ड मैनेजमेंट, लॉस ऑफ कॉम्पिटिटिव फोकस. कॉम्पिटिटिव फोकस से हम थोड़ा सा ट्रैक से हट जाते हैं. कस्टमर अलाइनेशन, कस्टमर को अलाइन नहीं कर पाते हैं बिकॉज कुछ कस्टमर्स को तो हमने 100% रेट पे दिया है, उसको हमने डिस्काउंटेड रेट पे दिया है. ओवर बुकिंग हो जाती है कभी कभी. इनकॉम्पिटेबल इंसेंटिव एंड रिवॉर्ड सिस्टम, इसके अंदर हम लोग को इंसेंटिव देना या रिवॉर्ड सिस्टम देना में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है. इनएप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यील्ड मैनेजमेंट फंक्शन, इससे ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी सी इनएप्रोप्रिएट हो जाती है. सो एथिकल कंसर्न्स इन प्राइसिंग आर, first customers are vulnerable when service is hard to evaluate or they don't observe the work. customers जो होते हैं कभी कभी evaluate नहीं कर पाते हैं because services बहुत hard होती है या फिर observe नहीं कर पाते हैं. many services have complex pricing schedules. कुछ pricing schedules होते हैं hard to understand, difficult to calculate full cost in advance of services. like हम hospitals की बात करते हैं तो जो उनकी जो प्राइसिंग होती है वो हमें समझ में नहीं आती कि किस तरह से लोग चार्ज करते हैं, बट हमें देना होता है. अनफेयरनेस एंड मिसप्रेजेंटेशन इन प्राइस प्रमोशन, मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग, हिडन चार्जेस. कभी एडवर्टाइजिंग में वो चीज हमें समझ नहीं आ रही, लाइक हिडन चार्जेस भी होते हैं उसके अंदर कुछ. तो दीज आर द एथिकल कंसर्न्स इन द प्राइसिंग इन केस ऑफ द रेवेन्यूज. So with this, I'm ending this chapter today. Hope you understand